हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट पर। ठीक है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था सुप्रीम कोर्ट पर, और आज हम लोग बात करेंगे प्रेसिडेंट पर, जिसमें हम लोग देखेंगे कि प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, क्या टेनर होना चाहिए, क्या क्या उनके पास पावर है, क्या टर्म है, कितने साल का टर्म रहता है या कितनी बार टर्म होता है, सैलरी क्या होनी चाहिए, ठीक है, और वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, इम्पीचमेंट चला जाता है तो क्या चला, कैसे प्रोसेस होता है, उन सारे चीज़ों को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये ग्रुप में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग इसके आर्टिकल्स कहाँ कहाँ तक आते हैं, प्रेसिडेंट के आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक आते हैं और किस पार्ट में है ये। ठीक है, किस पार्ट में है और किस आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक। प्रेसिडेंट 5वें भाग में आते हैं और इनका आर्टिकल 52 से 78 तक है। 78 तक है, यस, वेरी गुड। पार्ट 5 52 से लेकर 78 तक इनका आर्टिकल हो गया। ठीक है, अगली बात करते हैं एलिजिबिलिटी पे। क्या क्या इनके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। एलिजिबिलिटी, किसी व्यक्ति को बनना है इंडिया का प्रेसिडेंट तो उसके पास क्या क्या योग्यता चेक की जाएगी। पहले तो ये भारत के नागरिक होने चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने लायक होना चाहिए। एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और ये 35 वर्ष के होने चाहिए 35 साल की उम्र होनी चाहिए। और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न हो। वेरी गुड, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। वेरी गुड, ये 4 क्राइटेरिया इनके हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, मेंबर लोकसभा के मेंबर, केवल लोकसभा, याद रखना है, केवल लोकसभा के मेंबर बनने की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, प्लस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, एक और चीज़ें हैं कि इनके पास यानी कोई ऐसा किसी एरिया से जीत करके आना जरूरी नहीं है। ठीक है, यानी इवन कस ने कोई जीता हुआ व्यक्ति भी नहीं बनता है। ठीक है, ये इनकी एलिजिबिलिटी हो गई। अब अगली बात करते हैं इनका जो टेनर होता है कितने साल का इनका टेनर 5 साल का होता है और ये मतलब लिमिट नहीं होती, कोई इसकी सीमा नहीं। हाँ, इनकी मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं होती। इनकी मैक्सिमम एज कितने साल तक रचना, यानी कि टिल डेथ इनको बनाया जा सकता है, और कितनी बार बन सकते हैं ये भी कोई फिक्स नहीं है। कुल मिला के एक बार बनेंगे तो 5 साल बनेंगे, फिर उसके बाद दोबारा चाहे तो उनको बनाया जा सकता है। उनके एडवाइस देते हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अगर एडवाइस देती है तो उनके पे बाध्य होगा। इसलिए कि 42वां संविधान संशोधन 76 में इंदिरा गांधी के समय में उनके पे संशोधन करके एक बिल लाया गया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और पीएम की जो एडवाइस होगी प्रेसिडेंट पे बाध्य होता है इनके डिसीजन देने के लिए। ठीक है, ओके। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनका टर्म। टेनर हो गया, हमने बात कर लिया, टर्म है हमने बात कर लिया। अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग इनके इलेक्शन पे। इलेक्शन कैसे इनका होता है। ठीक है, इलेक्शन का कैसे होता है, किस प्रोसेस से होता है। इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन द्वारा होता है और लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स और यूटीज़ के पौंडीचेरी और दिल्ली के पौंडीचेरी मतलब यूटी मेंबर्स द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है, इलेक्टेड मेंबर्स इनके होने चाहिए, लोकसभा के, राज्यसभा के और सभी राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस पौंडीचेरी और दिल्ली के इलेक्टेड मेंबर्स, ये सब लोग पार्टिसिपेट करते हैं इनके इलेक्शन में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, क्लियर है। अब इनका इलेक्शन किस प्रोसेस से होता है, उस प्रोसेस का नाम बताइए, क्या प्रोसेस का नाम है, उस प्रोसेस का नाम, उस सिस्टम का नाम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। वेरी गुड, ठीक। इसका मतलब इनडायरेक्ट इनका इलेक्शन होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। इलेक्शन कंडक्ट कौन करवाता है, इलेक्शन कमीशन कराता है। इनका इलेक्शन कमीशन करवाता है, सेंटर का इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनका वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है, इनकी वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होगी। वैकेंसी इनका जैसे कार्यकाल ख़त्म हो गया या इनकी सडनली डेथ हो गई या इनका इम्पीचमेंट करके हटा दिया गया और बस। वेरी गुड। इनकी जो सीट की वैकेंसी होती है वो किस किस बेस पे होती है, यानी कि अगर इनकी सडनली डेथ हो गई, अचानक इनकी डेथ हो जाती है, या ये इन्होंने रिजाइन भी कर दिया स्वेच्छा से, ठीक है, नहीं करने के मन तो रिजाइन कर दिया तभी सीट खाली हो जाएगी, या इनको इम्पीच्ड कर दिया गया, ठीक है, इम्पीच करके इनको हटा दिया गया तब भी खाली हो जाएगी, या इनका टेनर इंड हो गया, 5 साल का टेनर था खत्म हो गया, तो इन तरीके से सीट की वैकेंसी हो सकती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये रिजाइन करेंगे तो किसको रिजाइन लेटर देंगे, यानी किसको एड्रेस करके रिजाइन लेटर देंगे। ये अपना रिजाइन वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। वाइस प्रेसिडेंट को रिजाइन लेटर देंगे जी। और अगर मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट नहीं है तो कुछ सीजीआई को जी। ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है कि अब ये जब रिजाइन देते हैं, यानी जब रिटायर होते हैं, रिजाइन देते हैं, तो इनका जो एड्रेसिंग होता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देके चले जाते हैं, इनकी सीट खाली हो जाती है। अब इनकी सीट खाली होती है, इनकी सीट पे आके कौन बैठता है,
वाइस प्रेसिडेंट बैठता है। इनकी सीट पे आके वाइस प्रेसिडेंट बैठ जाता है। अब मान लीजिए अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं हो तब सीट पे कौन आके बैठेगा? CGI। CGI बैठ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर प्रेसिडेंट की भी सीट खाली है, वाइस प्रेसिडेंट आया उसकी भी खाली हो गई सीट किसी वजह से, तो उस कंडीशन में थर्ड ऑप्शन मिलता है आपके पास CGI। देश का CGI जो होगा सेंटर का, वो आके इनकी सीट पे बैठ सकता है, कार्यभार संभाल सकता है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब इसी में पॉइंट में आता है इम्पीचमेंट शब्द। एक इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। पूरे संविधान में एक ही व्यक्ति के ऊपर महाभियोग चलता है, ये हमने देखा था। अब महाभियोग प्रेसिडेंट के ऊपर चलता है, तो महाभियोग में कैसे क्या प्रोसेस होता है, किस बेस पे महाभियोग चलाया जाएगा और प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले बताइए इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस कैसे क्या होता है? प्रेसिडेंट पर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा इम्पीचमेंट होता है, ठीक, इनका बेस हो गया। और लोकसभा और राज्यसभा किसी भी हाउस में इम्पीचमेंट मतलब बिल आएगी और फिर 1/4 मेंबर इसको साइन किए होंगे। फिर किसी भी असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, फिर दूसरी असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से पास होगा, तो प्रेसिडेंट को फाइनली रिमूव कर दिया जाएगा। ठीक, इम्पीचमेंट प्रोसेस समझ में आ गया कैसे कैसे होगा? सबसे पहले 1/4 साइंड हो, दोनों हाउस में 2/3 मेजोरिटी से पास हो बिल, इसके बाद ऑटोमेटिक इनको रिमूव किया जा सकता है। बेस क्या रहा है इनका? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन, जिसको संविधान के उल्लंघन को, इस शब्द को इंटरप्रेट नहीं किया गया पार्लियामेंट इसमें, संविधान में कहीं भी किसी आर्टिकल में इस शब्द को इंटरप्रेट नहीं किया गया है कि व्हाट इज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस बात को कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है। ठीक है, ये होगा इम्पीचमेंट की बात। अब कुछ हम बात कर लेते हैं सैलरी अलाउंस वगैरह की। सैलरी इनकी कहाँ से दी जाती है और कितनी सैलरी है? FI से दी जाती है और ये पार्लियामेंट डिसाइड करता है, और इनकी सैलरी वर्तमान में 5 लाख है। 5 लाख इनकी सैलरी, 5 लाख। इनकी सैलरी आपने बात किया, अलाउंस बात कर लिया कि सैलरी अलाउंस कितनी होनी चाहिए, कहाँ से होनी चाहिए, कौन सेट करता है? हमने देखा पार्लियामेंट सेट करता है सैलरी इनकी। ठीक है, कितनी होनी चाहिए सेट पार्लियामेंट करेगा, और सैलरी कितनी कहाँ से दी जाएगी? CFI से दी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया से दिया जाएगी, भारतीय संचित निधि से। और हमने देखा कि इनकी सैलरी में या इनके अलाउंस में कोई कटौती नहीं हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं सीधे सीधे कि जब ये इलेक्शन इनका होता है तो इनको कुछ पैसे सिक्योरिटी के रूप में रखने होते हैं। वो कहाँ रखने होते हैं और कितने रखने होते हैं? इनको RBI के पास 15,000 रखना पड़ता है सिक्योरिटी के तौर पर। और पूरा वोट का अगर 1/6 अगर वोट नहीं पाते हैं तो सिक्योरिटी जो 15,000 दिए रहेंगे उनका जब्त कर ली जाएगी। ठीक, 1/6% अगर वोट टोटल पोल वोट कर नहीं पाते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी वो जब्त हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे सीधे पावर्स पे, क्या क्या पावर इनकी होनी चाहिए, व्हाट आर द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की कौन कौन सी पावर होनी चाहिए वो देख लेते हैं। पावर्स में हम लोग देखेंगे एक्सिक्यूटिव पावर यानी कार्यकारी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर विधायी शक्तियाँ, जुडिशियल पावर। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मिलिट्री पावर, डिप्लोमेटिक पावर, इमरजेंसी पावर, इस तरह से बहुत सारी इनकी पावर होती है, उनको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एक्सिक्यूटिव पावर, क्या क्या एक्सिक्यूटिव पावर होनी चाहिए। ठीक है, एक्सिक्यूटिव पावर में कौन एग्जाम्पल बताइए 2-3 ठो। एक्सिक्यूटिव पावर में रिमूवल और अपॉइंटमेंट होता है। इसमें अटॉर्नी जनरल को, कैग को, PM को, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को अपॉइंटमेंट और रिमूवल भी किया जाता है। हाँ, वेरी गुड, ये एक्सिक्यूटिव पावर होती है, वेरी गुड, ये सारी एक्सिक्यूटिव पावर होती है। अब हम लोग बात करते हैं लेजिस्लेटिव पावर, विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या क्या होती है, कुछ एग्जाम्पल बताइए, कौन सी पावर को हम इनकी विधायी शक्तियाँ कह सकते हैं? विधायी शक्तियाँ जैसे कि संविधान में दिया गया है कि इनका पहली बार जब भी इलेक्शन होता है तब ये लोकसभा और राज्यसभा जॉइंट सीटिंग बुलाते हैं, पहली बार बुलाते हैं और सीटिंग करवाते हैं। उसके बाद ये लास्ट का जो सीटिंग का समर जो ख़त्म होता है, सेशन ख़त्म कर प्रोग्राम भी करते हैं। हाँ, प्रोग्राम करते हैं। और किसी भी बिल को पास करने के लिए इनका सिग्नेचर, हाँ, इनका फाइनल डिसीजन चाहिए होता है। ठीक, वेरी गुड। कुछ लेजिस्लेटिव पावर इनकी हो गई, इसे हमने देखा, अभी इन्होंने बताया कि लेजिस्लेटिव पावर क्या क्या होती है। जैसे पहला जब जनरल इलेक्शन होता है, ठीक है, मेजोरिटी यानी कि जिसको हम कह सकते हैं कि जनरल इलेक्शन, सेंटर का लोकसभा का इलेक्शन, जब पहली बार सरकार बनती है तो उसको दोनों हाउस को पहला समन ये भेजते हैं। ठीक, समन भी भेजेंगे जॉइंट सीटिंग के लिए, और प्लस पहली बार जो एड्रेसिंग होती है वो प्रेसिडेंट ही करते हैं। ठीक है, स्पीकर कोई नहीं होता वहाँ पे, क्लियर, पहला जनरल इलेक्शन में। दूसरी चीज़, जब हर साल का सेशन, पहला सेशन जो चलता है इसको आप बोलते हैं बजट सेशन, जो जनवरी में चलता है। ठीक है, जनवरी फरवरी में चलता है, तो वो जो सेशन होता है उसमें भी एड्रेसिंग पहले यही करेंगे, फिर बाकी में एड्रेसिंग नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हर साल का पहला सेशन का एड्रेसिंग प्लस पहली बार जो जनरल इलेक्शन होगा उसका पहला सेशन का एड्रेसिंग। ठीक है, पहले एड्रेसिंग। और दूसरा चीज़ लास्ट है कि जब सेशन खत्म होगा, हर सेशन के लास्ट का सेशन जो सबमिट होता है, सबमिशन जो होता है या जिसको हम बोलते हैं प्रोरोग, वो यही करते हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपकी लेजिस्लेटिव पावर हो गई। अब एक और बात कर लेते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव पावर में ही ऑर्डिनेंस की बात। ऑर्डिनेंस की बात करते हैं। ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल में दिया गया है जो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है? 123। आर्टिकल 123 में दिया गया है ऑर्डिनेंस की पावर। ऑर्डिनेंस क्या होता है, किसे कहते हैं ऑर्डिनेंस, और कब ये जारी किया जाता है यार? ऑर्डिनेंस मतलब कि 123 में है, जब सत्र नहीं चल रहा होगा तब इसको जारी किया जाता है। पहले 6 वीक तक किया जाता है और फिर दोबारा पार्लियामेंट के द्वारा उसके बाद 6 मंथ तक किया जाता है, 6 मंथ तक। ठीक, वेरी गुड। यानी जो ऑर्डिनेंस पावर है, जब लोकसभा राज्यसभा कोई सेशन नहीं चल रहा हो किसी रीजन की वजह से, किसी कारण की वजह से, तो उस कंडीशन में हम इमरजेंसी सेशन में ऑर्डिनेंस पारित करवा सकते हैं। ऑर्डिनेंस पारित करवाएंगे तो ऑर्डिनेंस के लिए अप्रूवल कौन देगा, यानी कौन लेके आएगा ये बिल, क्योंकि पार्लियामेंट तो चल नहीं रही है लोकसभा राज्यसभा, तो इसमें कौन अप्रूवल देगा, यानी कौन इनको कहेगा कि भैया आप ऑर्डिनेंस ला दीजिए, कौन कर सकता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के एडवाइस पे ये बिल पास होगा। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। अब ये पास जब होगा तो पहली बार जो पास होगा तो वो 6 हफ्ते के लिए, फिर इसको हम 6 हफ्ते पे करके कुल मिला करके कितने महीने के, 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। यानी कोई भी ऑर्डिनेंस की लास्ट सीमा कितनी होती है? 6 महीने तक होती है। ठीक है, ओके। आर्टिकल कौन सा था आपने देख लिया? 1, 2, 3 था। ये प्रेसिडेंट का पावर है जो ऑर्डिनेंस जारी करने का है। क्लियर है? ये हो गया आपका लेजिस्लेटिव पावर। अब हम आते हैं कुछ मनी बिल की बात कर लेते हैं। लेजिस्लेटिव पावर में ही आती है। मनी बिल किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल 110 में दिया गया है मनी बिल आर्टिकल 110 में मनी बिल दिया गया है। ठीक है, मनी बिल का प्रोसेस बताइए। मनी बिल क्या होता है, कैसे लाया जाता है, कौन ला सकता है? ठीक है, मनी बिल को केवल मिनिस्टर ला सकते हैं और मनी बिल हमेशा लोकसभा में आएगा। ठीक। और उसे लाने के पहले प्रेसिडेंट को 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है, इसलिए वह कभी भी लैप्स नहीं होता है। नहीं होता। वेरी गुड। ठीक है, ये बात होगी मनी बिल के 110 आर्टिकल की, जो कभी लैप्स नहीं होता है, क्योंकि इसको पहले ही 14 दिन पहले नोटिस दे के ही लाया जाता है। मिनिस्टर लाता है लोकसभा में, केवल राज्यसभा में मनी बिल नहीं लाया जाता है। ठीक है, क्लियर है? ओके। अब हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं कुछ पावर्स, जुडिशियल पावर पे। जुडिशियल पावर में हम लोग 2 बात करेंगे केवल, स्पेशली जो पावर होती है गवर्नर के पास और प्रेसिडेंट के पास। गवर्नर के पास एक पावर होती है, एक दो पावर होती हैं जो इनके पास नहीं होती हैं लेकिन प्रेसिडेंट के पास होती हैं। वो 2 पावर जो हमने डिस्कस किया था क्लास में, वो दोनों पावर कौन कौन सी हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती हैं, गवर्नर के पास नहीं होती हैं? प्रेसिडेंट के बाद एक तो पहले डेथ सेंटेंस के और दूसरा कोर्ट मार्शल के पास, जो कि जो गवर्नर के पास नहीं होती है सिर्फ। ठीक है, ये दोनों पावर डेथ सेंटेंस को माफ़ कर देना। ठीक है, कोई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को डेथ सेंटेंस दे दिया है, मृत्युदंड से या फांसी दे दिया है, तो उसको ये माफ़ कर सकते हैं। और कोर्ट मार्शल का केस भी ये सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दोनों केस गवर्नर के पास नहीं जाते हैं, या हम कह सकते हैं गवर्नर के पास ये दोनों पावर नहीं होती। बाकी कम करना केस को, मतलब डेथ सेंटेंस को, या इसके अलावा कोई भी केस है उसको हम कम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ये सारी पावर गवर्नर के पास होती है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं कुछ और पावर्स पे। जैसे पावर्स है फाइनेंशियल पावर। फाइनेंशियल पावर हमने देखा था कि मनी बिल की पावर होगी फाइनेंशियल पावर। ठीक है, जो फाइनेंशियल पावर, एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि क्या मनी बिल फाइनेंशियल बिल है? क्वेश्चन है क्या मनी बिल फाइनेंशियल बिल है? यस सर। तो मनी बिल फाइनेंशियल बिल है। वेरी गुड। लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं है। ये भी चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकता। ठीक है, मनी बिल का मतलब ये होता है कि जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है देश को, तब ये मनी मांगी जाती है। कहाँ से? पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट जब पास करता है बिल, तब पैसा निकल के मांगा जाता है, तब सरकार उसको, जो सरकार रूलिंग पार्टी में है, वो यूज करेगी उसको अपने डेवलपमेंट के लिए, देश के विकास के लिए। ठीक है, वो पैसा पूरा पार्लियामेंट डिसाइड करता है कितना निकलेगा, ये सब एक प्रोसेस चलता है। ठीक है, ओके। अब हम लोग आ जाते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं थोड़ा डिप्लोमेटिक पावर पे। डिप्लोमेटिक पावर में क्या क्या, डिप्लोमेटिक पावर में क्या होती है? डिप्लोमेटिक पावर में प्रेसिडेंट राजदूत को दूसरे फॉरेन कंट्री में भेजते हैं, जिससे वह वहाँ के जो यहाँ के लोग जाकर उस देश में रह रहे हैं उनके लिए देखभाल, या उनके जो भी कुछ भी हो रहा है उस देश में, उसके यहाँ पे इस देश को सूचना देगा। और एम्बेसडर और डिप्लोमेट को, दोनों को। ठीक, यानी सीधी सीधी बात है कि एम्बेसडर को रिसीव करना या सेंड करना, या डिप्लोमेट को रिसीव करना सेंड करना कैसा काम है? प्रेसिडेंट का काम है। इसी पावर को बोलते हैं डिप्लोमेटिक पावर। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिलिट्री पावर की। मिलिट्री पावर ऐसी पावर होती है, अब हम लोग उसको बात करते हैं क्या क्या। तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है मिलिट्री पावर में, और इसमें चीफ डिफेंस स्टाफ होते हैं। यानी जो प्रेसिडेंट है ये तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। ठीक है, कोई भी इशू होगा तो पहले इन्हीं से परमिशन लेनी पड़ेगी। युद्ध हुआ तो, जैसे
हम लोगों ने देखा था इमरजेंसी पावर में। तो एक तरह से है कि तीनों सेनाओं का अध्यक्ष है, थल सेना, जल सेना और वायु सेना, तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। एक नई पोस्ट बनाई गई CDS, जिसकी अभी बिपिन रावत जी, उनका हेलीकॉप्टर से उनकी डेथ हो गई, बहुत दुखद रहा। लेकिन अब नए बनाए जाएंगे तो ये क्या करेंगे, CDS जो होगा वो ऑफिसर तीनों का हेड होगा, वो इन्फॉर्म करेगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट बात कर लिया, जुडिशियल पावर बात कर लिया, एक्सिक्यूटिव बात कर लिया, लेजिस्लेटिव बात कर लिया, और मिलिट्री बात कर लिया, फाइनेंशियल बात कर लिया, डिप्लोमेटिक बात कर लिया। नेक्स्ट आते हैं और लास्ट आते हैं इमरजेंसी पावर। सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है प्रेसिडेंट के पास जो इमरजेंसी पावर होती है। तो इमरजेंसी पावर हम लोग बात करते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इमरजेंसी पावर को डिनोट करते हैं। कितनी इमरजेंसी में 3 पावर होती है। नेशनल इमरजेंसी जो आर्टिकल 352 में आती है, और प्रेसिडेंट रूल जो आर्टिकल 356 में आता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आर्टिकल 360 में आता है। वेरी गुड। 3 तरह की आर्टिकल्स होते हैं, 3 इमरजेंसी पावर है, तीनों आपने देख लिया। एक थोड़ा सा मैं आपको प्लस कर दूँ, 365 आर्टिकल भी होता है जो स्टेट मशीनरी फेल होती है तब भी प्रेसिडेंट के पास पावर है, लेकिन वहाँ पे पावर किसके पास होती है, मेन गवर्नर के पास। गवर्नर रिकमेंड करेगा कि हाँ इस राज्य में स्टेट की मशीनरी फेल हो चुकी है, चल नहीं पा रहा, तो क्या कर देंगे तब वहाँ पे प्रेसिडेंट रिकमेंड कर देंगे, प्रेसिडेंट के वहाँ पे इमरजेंसी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने देखा जम्मू कश्मीर का मुद्दा था, 370 को हटाना था, तो हमने वहाँ पे स्टेट इमरजेंसी लगाया था, यानी स्टेट इमरजेंसी कर सकते हैं या उसको प्रेसिडेंट रूल कर सकते हैं, लगाया था गवर्नर के रिकमेंडेशन पे, ठीक है। उस स्टेट में या उस स्टेट किसी भी क्षेत्र में लगा सकते हैं, प्रोक्लेम कर सकते हैं ये, ठीक है। तीनों पावर हमने समझ लिया। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और इन्हीं पावर पे डिटेल में। जैसे 352 जो आर्टिकल है वो किस बेस पे इमरजेंसी है, वो किस बेस पे लगाई जा सकती है, क्या बेस होगा उसका? 352 आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी को बताता है। इसमें अगर बाहरी देश से आक्रमण हो रहा है तब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, और अगर अपने ही देश के सेना जो है आर्म्स वगैरह विद्रोह कर लेती है तब वहाँ पे नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। वेरी गुड, ठीक है। ये इमरजेंसी के ग्राउंड्स हो गए, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ये दोनों चीज़ के ग्राउंड होते हैं, ठीक है। अब अगर नेशनल इमरजेंसी लग गई तो मैक्सिमम कितने दिन तक ये बढ़ाई जा सकती है, कितने दिन तक मैक्सिमम? नेशनल इमरजेंसी टोटल ईयर रहती है। हाँ, टोटल 3 साल के लिए इसको हम बढ़ा सकते हैं। 6 महीने पे पार्लियामेंट से पास करवा करके हम इसको 3 साल तक इसको हम बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। ओके, दूसरी पावर हमारी है स्टेट इमरजेंसी, हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी हम किस बेस पे या इसका ग्राउंड क्या होना चाहिए, ठीक है, बताइए। फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में आती है। इसमें अगर देश में उत्पादन अगर कम हो जाता है और देश जो डिप्रेशन में चला जाता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है, और ये मैक्सिमम 2 महीने के लिए ही लगती है। वेरी गुड। फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब देश में महामंदी आ गई है, जैसे कोरोना टाइम पे था कि अगर हमारे किसी देश में प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है, तो वहाँ पे इमरजेंसी उस देश से प्रोक्लेम कर सकते हैं या उस देश में लगाया जा सकता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ कुछ ऐसा नहीं हुआ है तो हमारे यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। और ये भी देखना है कि हमारे यहाँ अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। अमेरिका में लगाई गई, 1929 में लगाई गई थी अमेरिका में, उसके पहले कभी भी इमरजेंसी इंडिया में नहीं लगी है, अमेरिका में एक बार लगी है, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। तो तीनों इमरजेंसी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट में पढ़ लेते हैं वीटो पावर्स। कुछ पावर्स हैं प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, वीटो पावर। अच्छा, वीटो पावर पहले चलने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिशनरी पावर। डिस्क्रिशनरी पावर कई बार क्वेश्चन आता है इसमें। डिस्क्रिशनरी पावर होता क्या है? विवेकाधीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। जैसे किसी को पता है विवेकाधीन शक्तियाँ किसी को? विवेकाधीन शक्तियाँ वह जो कार्य अपने विवेक से करते हैं। जैसे पहले वो PM को अपॉइंटमेंट देते हैं और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को, और किसी को क्षमा जब देते हैं वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर में है। हाँ, या किसी को सज़ा कम करना, सेंटेंस दिया गया है उसको कम कर देना या उसको हटा देना। वेरी गुड। इसका मतलब जैसे PM को, काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री को अपॉइंटमेंट देना, ये क्या उनकी डिस्क्रिशनरी पावर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ठीक है। प्लस एक चीज़ और है कि जब मेजोरिटी लॉस्ट हो जाती है सरकार की, सरकार गिर जाती है, तो इनको बुलाया जाता है, उस पार्टी को प्रेसिडेंट बुलाते हैं कि भाई आप मेजोरिटी पेश करिए। अगर मेजोरिटी पेश कर देते हैं तो सरकार बनती, नहीं पेश कर पाते हैं तो इनके पास पूरी पावर है कि उस सरकार को गिरा दें, डिजॉल्व कर दें, यानी पूरी लोकसभा को ये डिजॉल्व कर सकते हैं, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिजॉल्व कर सकते हैं। ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। समझ में आ गया, ठीक है। अब कौन सी पावर बची है? वीटो पावर। वीटो पावर हम लोग देख लेते हैं क्या क्या वीटो पावर्स में है। वीटो पावर कितनी होती हैं पहले बात करेंगे हम लोग। वीटो पावर, कौन सी वीटो पावर जो इंडिया के प्रेसिडेंट के पास नहीं है, जो USA के प्रेसिडेंट के पास है, वो कौन सी पावर है? इंडिया के पास जो नहीं है वो क्वालिफाइड
जिसमें लोग इनके पास नहीं, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो पावर नहीं है, अमेरिका के पास है। क्वालिफाइड वीटो का मतलब ये होता है कि जब लोकसभा राज्यसभा से हमारे यहाँ उसी तरह 2 हाउस अमेरिका में भी है, ठीक है, जिसको सीनेट कहते हैं। तो वहाँ पे जो हाउस है, उस हाउस में एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरा हाउस ने नहीं पास किया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनके पास पावर होती है कि सेकंड हाउस नहीं पास किया तब भी उस बिल को पास कर सकते हैं। जैसे मैक्सिको और यूएसए के बीच का बॉर्डर जो था, उस बॉर्डर पे उनको दीवार खड़ी करनी थी, बाउंड्री खड़ी करनी थी, क्योंकि इंट्रूडर घुस रहे थे, घुसपैठी घुस रहे थे। तो ट्रंप साहब ने क्या किया, पैसे की डिमांड किया, लोकसभा ने पास कर दिया, यानी वहाँ का जो मेन हाउस वो पास कर दिया, सेकेंड चैम्बर ने पास नहीं किया। तो अंत में इन्होंने खुद पास कर लिया, और इसी का इशू चलते चलते उनके ऊपर इम्पीचमेंट का भी प्रोसेस चलाया गया था। हालांकि इम्पीच नहीं किया गया उनको, लेकिन प्रोसेस चला था। तो सिंपल सी बात हम कह सकते हैं कि जो बिल होगा वो बिल ये पास करने के इनके पास पावर है, अगर लोकसभा राज्यसभा या किसी हाउस ने इनको रोक दिया है तो, ठीक है। इसी को बोलते हैं आप क्वालिफाइड वीटो, जो इंडिया के पास नहीं है। इंडिया में यही है कि इंडिया में दोनों हाउस पास करेंगे तभी कोई बिल पास होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब और कौन कौन सी पावर है, उससे वीटो पावर का नाम बता दीजिए। इंडिया में प्रेसिडेंट के पास 3 वीटो पावर है, वो एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर और पॉकेट वीटो पावर, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं पॉकेट वीटो पावर किसे कहते हैं, पॉकेट वीटो किसे कहते हैं। पॉकेट वीटो, इसमें अगर कोई भी बिल आता है प्रेसिडेंट के पास, अगर दोनों सदन से पास है और प्रेसिडेंट अपने पास उसे विथहोल्ड कर लेते हैं लॉन्ग समय के लिए, मतलब वो लैप्स माना ही जाता है। इसलिए सिंपल सी बात है कि जब कोई चीज़ हम पॉकेट में रख लेते हैं तो उसको भूल जाते हैं। फॉरगेटिंग चैप्टर पढ़ा था हमने ना, उसमें भूल जाते हैं। जब पॉकेट में गया तो भूल गया, जब तक हाथ में कुछ नहीं रहेगा तब तक याद रहेगा, और जब पॉकेट में गया तो भूल गया। इसका मतलब सिंपल सी बात है, पॉकेट वीटो ऐसा वीटो है जो समझिए कि बिल लैप्स हो गया या इंड हो जाता है, ठीक है। दूसरा पावर है विथ होल्ड करना। विथ होल्ड का मतलब क्या होता है, जब कोई बिल अपने पास रख लेते हैं तो वो भी, इसका मतलब वो भी बिल रख लिए तो पास नहीं होने वाला है, ठीक है। एक बिल है सस्पेंसिव पावर या सस्पेंसिव वीटो। क्या होता है सस्पेंसिव वीटो? सस्पेंसिव पावर ये है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा का बिल पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, तो प्रेसिडेंट उसे पुनः विचार करने के लिए उस हाउस में भेज सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो, ठीक है। तो ये सारी वीटो पावर्स। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, नेक्स्ट बात करते हैं। एब्सोल्यूट वीटो क्या होती है, कौन बताएगा? एब्सोल्यूट वीटो में प्रेसिडेंट जो होते हैं वो साइन करते हैं, मतलब सहमति देते हैं बिल पे, बिल पे सहमति दे देते हैं, इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो। तो हमने आपको देख लिया क्या क्या। क्वालिफाइड वीटो जो हमारे पास नहीं है प्रेसिडेंट के पास, एब्सोल्यूट वीटो हमारे पास है, सस्पेंसिव वीटो है और पॉकेट वीटो है। ये वीटोज़ आपके पास इंडिया के प्रेसिडेंट के पास हैं, क्वालिफाइड। एक चीज़ और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि अगर इनकी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या वैकेंसी हो गई तो मैक्सिमम कितने महीने, कितने दिन या कितने घंटे के अंदर इलेक्शन करवाना कंपलसरी है? संतोष? 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना जरूरी है। बिल्कुल, 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन का हो जाना चाहिए। प्रोसेस आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा रिकअप कर लेते क्या क्या हमने आज पढ़ा। प्रेसिडेंट का एलिजिबिलिटी समझ लिया, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ तक। टेनर कितने साल का होना चाहिए, टर्म कितनी बार हो सकता है, नो लिमिट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी देख लिया आपने, टेनर देख लिया। इलेक्शन कौन कंडक्ट करवाता है, कैसे होता है, कौन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। इम्पीचमेंट इन पे चलता है, किस आर्टिकल चलता है, आर्टिकल कौन सा, 61 था, ठीक है। कैसे प्रोसेस चलता है वो भी हमने देख लिया। लोकसभा राज्यसभा केवल भाग लेते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा राज्यसभा और स्टेट की असेंबलीज भी भाग लेती हैं, ठीक है। पावर्स हमने देख लिया, एक्सिक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर और